एवरीवन वेलकम ऑन योरपीडिया। दिस इज योरपीडिया स्टूडियो और आज मैं अंशुल शिवकांत के साथ बैठा हूं। अंशुल वेलकम। थैंक यू सर। एंड आज का मेरा इंटरेक्शन इनके साथ, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। पीछे एक एग्जाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट करवाया था असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, तो अंशुल गॉट सिलेक्टेड देयर एज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर। एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर टू काइंड ऑफ कैंडिडेट्स जो किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या सिलेक्ट होते हैं। वन, जो फ्रेशर होते हैं जिनका जॉब एक्सपीरियंस पुराना नहीं होता, एंड अदर कैंडिडेट्स आर जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो जॉब में रह के सिलेक्ट होते हैं। और जॉब में रह के सिलेक्ट होने के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी तरह की उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। तो आज का मेरा इंटरेक्शन अंशुल के साथ रहेगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अंशुल हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर टू टेल यू। और जो आप में से ऐसी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो पूरा इंटरेक्शन सुने, और अंशुल जो आपको बताएंगे उसको ध्यान से आप उसको सुनना और फॉलो करना। अंशुल, आप सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली बिकॉज एक तो डेजिग्नेशन असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, दूसरा जो डोमेन है दैट इज एनवायरनमेंट, अपने आप में एक बहुत प्रॉमिसिंग डोमेन है और एक बहुत ही सोशली रेलिवेंट फील्ड है। अंशुल, आप पहले भी जॉब कर रहे थे और आपका बड़ा वास्ट जॉब एक्सपीरियंस रहा है जूनियर इंजीनियर। आप आजकल मेरा इंटरेक्शन रहेगा, उसका मेन पर्पस है कि जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनके पास एक सही इंफॉर्मेशन जाए, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप जो बताएं उनसे स्टूडेंट ऐसा जरूर फील करे कि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी किस तरीके से फॉलो की जा सकती है और हम इस चीज को निकाल सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ साल से देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट बहुत सी सीट्स निकालती है और वो एग्जाम अगर मेहनत करेंगे तो निकल भी जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना डिमोरलाइज हो जाता है, तैयारी करने में वो पहले ही पूरा हिम्मत छोड़ देता है। तो आप जो बताएंगे अपना पूरी की पूरी जर्नी, उनसे मोटिवेशन उनको मिलेगा कि वो अपना प्रिपरेशन ऑन रखें और इस तरीके की जॉब्स एक्सप्लोर करने में एफर्ट करें। सो सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड, जो आपने ग्रेजुएशन किया, कब किया, कहां से किया, फिर उसके बाद आपने हायर एजुकेशन अगर कुछ किया तो उसके बारे में, और फिर जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है उसके बारे में ब्रीफली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं। सर, मैंने अपनी बीटेक करी है एनआईटी कुरुक्षेत्र से। ओके। पास आउट हूँ 2013। ओके। देन उसके बाद सर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है एमटेक फ्रॉम पैक चंडीगढ़। ओके। कंप्लीटेड इन 2015। ओके। आफ्टर दैट सर मैंने एज अ वर्क किया असिस्टेंट प्रोफेसर एनआईटी कुरुक्षेत्र में एडॉक बेसिस पे फॉर 1.5 years। एंड उसके बाद सर मैंने सर्विसेज ज्वाइन करी है एज असिस्टेंट इंजीनियर इन डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज राजस्थान। ओके। वहां पे मैंने सर एज अ 6 months वर्क किया असिस्टेंट इंजीनियर। देन उसके बाद सर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली हरियाणा में जॉब करने की, बीइंग इन अ होम स्टेट। तो सर मैंने एज अ जूनियर इंजीनियर यहाँ पे ऑप्ट किया अपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हरियाणा में, और पोस्टिंग थी सर मेरी पंचकुला। मैं सर यहाँ पे एज 7 year मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है वर्क करते हुए। तो मीनवाइल सर ये एग्जाम आया था HPSC के थ्रू AEE का, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग for the exam with my job. Then sir I got selected with rank 4. Okay, अंशुल, इसमें जितने भी आपने जॉब्स बताई, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर आपने वर्क किया, फिर आपने एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब किया राजस्थान में, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स थी, राइट? वहाँ नहीं सर, ये कॉन्ट्रेक्चुअल थी। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वो रेगुलर जॉब थी। तो राजस्थान वाली रेगुलर yes, थी। तो वहाँ पे आपने बताया असिस्टेंट इंजीनियर थे। असिस्टेंट इंजीनियर। तो फिर प्रेजेंटली आप कहाँ जॉब कर रहे थे? प्रेजेंटली मैं यहीं पर हरियाणा में कर रहा था एज अ जूनियर इंजीनियर। तो आप असिस्टेंट इंजीनियर जॉब छोड़ के जूनियर इंजीनियर, ये कैसे? सर ये बिकॉज थोड़ा फैमिली में बैकग्राउंड में ऐसा था, मेरी मदर की थोड़ी सी उस टाइम पे तबीयत खराब रहती थी, तो समहाउ और मेरे को अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आगे कर लूंगा। ओके। तो सेल्फ बिलीफ था मेरे में। तो इस कारण सर मैंने फिर ऑप्ट करी अपनी होम स्टेट। ओके। तो इस कारण सर मैंने फिर आया। अच्छा, आप ये बताइए अंशुल, जैसे अभी आप बहुत अच्छे कॉलेज बैकग्राउंड से हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र प्रीमियम इंस्टीट्यूट है सिविल इंजीनियर्स के लिए एटलीस्ट, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने मास्टर्स किया, वो 2015 में। फिर आप जेई लगे, तो जेई का नेक्स्ट प्रमोशन जो हरियाणा में होता है वो कितना टाइम लग जाता है? सर वो सीनियरिटी बेस्ड होता है। ओके। तो सीनियरिटी बेस्ड में डिपेंड्स कि आपके आगे कितने हैं और कितनी सीट्स आएंगी। तो समहाउ हमें अभी भी अगर अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में होते तो इट टेक्स अराउंड मोर देन 10 years। ओके। तो इसलिए वी ऑप्टेड फॉर द डायरेक्ट सिलेक्शन। और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बेटर ऑप्शन भी कोई नहीं था इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। इवन मेरी एमटेक भी एनवायरनमेंट से है, तो
मेरे को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही मिली। वंडरफुल। अच्छा, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे एनवायरनमेंट से अब हम देख रहे हैं कि ज्यादा जॉब्स आ रही हैं, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और सेंटर में भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीएससी भी रिक्रूट कर रहा है। आपका व्यू लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि एनवायरनमेंट प्रोफेशनल जो हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए जॉब्स आ रही हैं एंड फ्यूचर में और जॉब्स आएंगी? सर एनवायरनमेंट का इशू डे बाय डे इट्स अ प्रेसिंग इशू, हाँ जी, बढ़ ही रहा है। तो हाँ जी। यहाँ पे जॉब का स्कोप भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। ओके। तो गवर्नमेंट साइड से भी प्राइवेट एंड से भी तो एनवायरनमेंट रिलेटेड जॉब्स का स्कोप है ही सर। मतलब डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग इन एवरी स्टेट, चाहे आप पंजाब लगा लो, हिमाचल लगा लो, हरियाणा में भी लगा लो, हर जगह। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि जितनी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए और इनको भरा जाए। बिल्कुल सर। अंशुल, आप एक जॉब में रहते हुए आपने इस एग्जाम को निकाला है एंड आई अंडरस्टैंड कि जॉब में रहते रहते चैलेंजेस अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसा बहुत सा कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और भी बहुत से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको ये लगता है कि शायद जॉब में वो हैं तो उनको टाइम उतना नहीं है जितना उन स्टूडेंट्स के पास है जो जॉब नहीं कर रहे हैं, ओनली तैयारी कर रहे हैं। ये कहां तक मैटर करता है? सर देखो, एक्सक्यूज तो जिसको ढूंढना है हर जगह मिलता है। तो जब आपने अगर सोच रखा है कि भाई ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको उसको क्रैक करना है, तो इफेक्टिवली आवर्स हर ह्यूमन बीइंग सर 4 और 5 आवर्स ही पढ़ सकता है। तो वो आफ्टर जॉब भी टाइम मिल जाता है, अर्ली मॉर्निंग टाइम मिल जाता है। तो आपको इफेक्टिव आवर्स में इफेक्टिवली पढ़ना है। एवरी डे आपको 4 to 5 आवर्स आप स्पेंड कर लोगे इफेक्टिवली, तो इट्स इजी टू क्रैक द एग्जाम। और जो एग्जाम की डिमांड है, पहले आपको वो देखना है कि भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ना है, आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना। सबसे पहले बच्चों को लगता है कि भाई डिफरेंट बुक्स ऑप्ट करते रहेंगे कि भाई सिलेबस है उसके बाहर की चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम्स का पहले पैटर्न देखो कि भाई कैसे आ रहा है। अब हमारे पास सर एक्सपीरियंस था, एग्जाम्स हमने काफी दिए, मैंने जैसे अपने टाइम में, तो मेरे को ये था कि भाई सिलेबस से ही आ रही हैं चीजें, तो मैं ऑप्टेड फॉर द सिलेबस पार्ट, कंटेंट सिर्फ वही देखा। तो प्री सर उसी से करा, देन फिर मेंस आया। मेंस में अब जो एचपीएससी में क्राइटेरिया है कि प्री से 4 टाइम्स सेलेक्टेड फॉर द मेंस, जितनी सीट्स होती हैं। देन सर मेंस के अंदर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आपने प्री निकाल लिया, प्री में तो चलो ऐसा होता है सर आपको ज्यादा वास्ट पढ़ना होता है, लेकिन मेंस के अंदर आपको प्रिसाइज पढ़ना है। इट्स बिकॉज कि आप जब लिखने लगोगे तो आप जो चीज पढ़ते हो उसका खाली आप 20% ही रिटेन कर पाते हो। अब आज के दिन सर मैं कोई बुक लेके शुरू कर दूंगा पढ़ने, तो मुझे पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं 4 पेजेस पढ़ लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिटेन आपको कीवर्ड्स ही होते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो कीवर्ड्स आपको रिटेन नहीं रह पाएंगे। तो हर इंडिविजुअल टॉपिक की मैंने अपने लेवल पे जो सर तैयारी करी, मेरे 69 मार्क्स आए, 4th रैंक है यहाँ पे। तो मैंने तो सर यही करा कि भाई एक तो सबसे पहले 15 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स का पेपर था, तो समहाउ कि भाई सबसे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन ये क्राइटेरिया है, कईयों को लगता है कि भाई स्कोर मिलेगा 10 में से 8, 9, वो एक ही क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो होता है मैक्सिमम, आप थ्योरेटिकल एग्जाम है तो 5 to 6 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट। न्यूमेरिकल अगर आपका है तो आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। थ्योरेटिकल पेपर में मैक्सिमम 5, 5.5। और सर उसके अलावा आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, कीवर्ड्स नोट करो और उन्हीं को लिखो, और उन्हीं से ही आप पॉइंट्स में आंसर लिखो। जो मैं जैसे सर करता था कि भाई अब आपको मैं मेंस की बताऊं, क्योंकि मेंस के ही नंबर काउंट होते हैं, फाइनल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं सर 87.5 में, देन इंटरव्यू होता है 12.5 का। तो मेन इज वेटेजेस ऑफ मेंस। तो सर मेंस के अंदर हमने जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आप हेडिंग लिखो, जो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग सपोज हमसे EIA पूछ लिया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हुआ, तो आपको पहले EIA की एक ब्रीफ डेफिनेशन लिख दो अपने वर्ड्स में। आपको क्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वर्ड्स में चीजें सरल भाषा में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देन सर उसके 5 पॉइंट्स आप नोट अपने माइंड में थे, आपने प्रैक्टिस कर रखी थी, उन्हीं 5 पॉइंट्स को ब्रीफली लिख दो, देन आप कंक्लूड करो। तो दैट इज द जो एक क्वेश्चन है उसकी बस बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करो। सबसे पहले आपका मेन टास्क यही होना चाहिए कि आप पेपर कंप्लीट करो। आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए सर हमें 7.5 मिनट मिलते हैं, और क्वेश्चन इतना होता है फ्रंट और बैक पेज में, तो इतना टाइम लग जाता है अमूमन, चाहे यूपीएससी हो चाहे एचपीएससी हो।
तो बस सर यही था। मैं तो मतलब मेन गोल सेट कर रखा था हमने एग्जाम के लिए, उससे ओरिएंटेड में तैयारी करी। और बीइंग ये चैलेंज था कि भाई आप जॉब, सर हम पब्लिक हेल्थ में थे तो हमें डील भी पब्लिक के साथ ही करना पड़ता था। तो फोन भी आते थे रिगार्डिंग वाटर सप्लाई इश्यूज, सैनिटेशन इश्यूज। सो बट पॉजिटिवली रह के तैयारी करो कि भाई पेपर निकलेगा और एग्जाम्स क्रैक होते हैं। आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि भाई क्या करना है, कि भाई आपको पेपर पूरा करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपको ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक मेन आप मेन चीज ही लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखो जो जरूरी चीजें। बस सर यही था जो की करा। अच्छा अंशुल, एक और आपसे जानना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया सारा। जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस आया असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, तो हम सब लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, और सिलेबस वास्ट है भी। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे इवन केमिकल इंजीनियरिंग पूछा हुआ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पूछा हुआ है, मैकेनिकल के बहुत से टॉपिक्स हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, वो सारा कुछ है। सिलेबस देख के घबराहट होता है कि ये चीज़ तो हमने कभी नहीं पढ़ी, केमिकल इंजीनियरिंग कभी नहीं पढ़ा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कभी नहीं पढ़ी, और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। पहला नी जर्क रिएक्शन होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन पॉइंट ये होता है कि सारे लोग हैं, सबने वही सिलेबस करके जाना है। मैं आपसे माइंडसेट जानना चाहूंगा। अब आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपका 4th रैंक भी आया है, आपका माइंडसेट उस टाइम पे सिलेबस देख के क्या था और कैसा होना चाहिए? सर सिलेबस देख के वास्ट सिलेबस तो था, नो डाउट, बट ये था कि भाई सिलेबस आप कर लोगे, वास्ट सिलेबस आएगा तो वो बेनिफिशियल है। क्योंकि हर एक बच्चे के माइंड में ये नहीं होता मैंने सारा सिलेबस करना है, और वहीं पे आपको अपर एज मिलती है। आपको हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पता हो। एक आधा क्वेश्चन सर ऐसा आता है जो आपके जो साथ में कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नहीं करके गए, और वही आपने कर दिया, इसलिए आपकी सिलेक्शन है। तो इसलिए जो सिलेबस है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं सर किसी को भी। टॉपिक्स हैं आजकल सर, आपका प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, आप चाहे नॉर्मली गूगल भी कर लो तो भी आपको मिल जाए। आप उसके बारे में ब्रीफ चीजें लिखो, और जहां से आपको कंटेंट मिलता है, जैसे यूआरपीडिया देता है सर, उनसे कंटेंट को आप और ब्रीफ करो, सेलेक्ट कर लो मेन हेडिंग्स, बस आप सर उसी की प्रैक्टिस करो। और सारा सिलेबस एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक दो टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी रैंकिंग को ऊपर नीचे कर देते हैं सिलेक्शंस में। आपने वो अटेम्प्ट कर रखा है तो आपको एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने नहीं कर रखा सर वो मे भी वो सिलेक्टेड होगा, वो थोड़ा पीछे हो जाएगा सर। ये अच्छा, आपने अंशु जैसे ही ये एग्जाम आया, डेट आ गई, सिलेबस आपके सामने पड़ा था, जॉब में आप जाते थे, एंड पब्लिक हेल्थ की जॉब थी, एंगेजमेंट वाली जॉब थी काफी, तो आपने क्या शेड्यूल बना रखा था अपना कि साहब मैं इतने घंटे डेली पढ़ूंगा और इतना टाइम दूंगा? किस तरीके से आपने मैनेज किया था? सर डेली तो कर रखा था कि भाई इस बार डेडिकेटली था कि भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बड़ी अच्छी पोस्ट है, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना है। तो डेली का सर, जैसे मैंने मॉर्निंग का शेड्यूल अपना कर रखा था कि भाई जैसे अराउंड 9 मेरे पे कॉल ऑफिस जाना है सर, देन उसके बाद ऑफिस वर्क है और उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। देन तो अर्ली मॉर्निंग में सर पढ़ लेता था 2 आवर्स, देन मैं जॉब के आने के बाद 7 o'clock के 8 के अराउंड, अच्छा, जैसे फैमिली भी है उसको भी टाइम देना था सर, उसके बाद मैं आराम से 2 घंटे। तो मैंने डेली सर जैसे ही प्री में शुरू करा वैसे ही मैंने पैटर्न मेंस में रखा सर। प्री में था कि भाई आपको पता था, मेरे को यूं था कि प्री में आप है अपॉर्चुनिटी है तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्लियर। आपको पहले बिलीफ खुद भी आना चाहिए कि आप वो करोगे, और मेंटली आपको ये होना चाहिए कि आपको टॉप 10 में आना है। हाँ जी। जब आप टॉप 10 की सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप 30-40 में कभी प्री में आओगे, उसके बाद आप मेंस के लिए एफर्ट करोगे तो ज्यादा एफर्ट पुट आएंगे। तो सर वही करा और उसी का रिजल्ट मिला पॉजिटिव। वंडरफुल। अच्छा अंशुल, आपका एग्जाम एक ऐसे टाइम पे हुआ जब हरियाणा में इलेक्शंस भी आने वाले थे। इनफैक्ट जनरल इलेक्शन के टाइम पे आपका एग्जाम हुआ है, जब कंट्री के अंदर इलेक्शन चल रहे थे। तो ये ऐसा फेज होता है जिसमें स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, पता नहीं एग्जाम होंगे कि नल एंड वाइड हो जाएगा, क्या होगा, और आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी वाले फैक्टर, या स्टूडेंट के दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कितना उस पर फोकस करना चाहिए या कितना ओनली एग्जाम के ऊपर चले रहना चाहिए? सर देखो, एचपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाँ जी, तो
उसको इलेक्शन से कोई इशू नहीं, वो पहले ही परमिशन ले लेते हैं। हाँ जी। हर चीज में एग्जाम्स की डेट, हम्म। उनके माइंड में हर चीज होता है। उनका मेन पर्पज ही यही है हाँ जी। कि सिलेक्शन से एग्जाम्स करवाना, सिलेक्शंस करवानी, हम्म। जो पोस्ट वेकेंट्स होती हैं, हम्म। तो वो डिपार्टमेंट लेवल पे रहते हैं, वो ऑलरेडी परमिशन रहती है। अगर अभी भी इलेक्शन आए तो उन्होंने पहले ही परमिशन ले चुके हैं, तो उससे कोई प्रोसेस नहीं रुकता सर। तो सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं एज अ रूटीन में। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग जरूर उससे लेट हो सकती है कि आपका रिजल्ट तक एचपीएससी दे सकता है। अच्छा। इवन कोई भी पीपीएससी कोई हो, public service commission चाहे है, यूपीएससी भी हो, उसमें यही होता वर्किंग है। किसी की बंद नहीं होती है। हाँ जी। तो कोई मतलब डिपार्टमेंट भी बंद नहीं होता सर, हाँ जी। डिपार्टमेंट भी वर्क करते रहते हैं सारे। मतलब अपना स्टूडेंट जो है अपना फोकस करता रहे हाँ जी और सर। इन चीजों पे ज्यादा फोकस ना बिल्कुल, करे। बिल्कुल। अच्छा अंशुल, आप मेरे को ये बताएं कि जैसे हरियाणा में प्री हुआ, उसके बाद 4 टाइम्स लोग मेंस के लिए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब ये 54 सीट्स आपकी एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन मेरी नॉलेज के हिसाब से ओनली 25 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ और इसके क्या रीजंस होते हैं? सर मेंस में जो क्राइटेरिया एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट में रखा हुआ 35% रखा हुआ है। ओके। कि आपको मिनिमम 35% चाहिए मार्क्स। ओके। तो 150 में से 52.5। अच्छा। तो सर पेपर वॉज टफ। हाँ। तो उस रिगार्ड से 25 स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाए। तो दैट्स व्हाई सर इंटरव्यू में 25 ही हो। ओके। सो एक मिनिमम आपको क्वालिफाई करना हाँ जी, पड़ेगा। तो हर एग्जाम के लिए वो है। मेरे को ये भी लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अंशु जो इंडिया में हो रहे हैं लार्जली, जितने भी एग्जाम्स हम देखते हैं अदर देन यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है और एक लेवल होता है। 3 लेवल पे प्री मेंस इंटरव्यू ऐसा नॉर्मली नहीं देखा जाता जो हरियाणा करवा रहा है। और मेंस सबसे मुश्किल मानते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें उनको लिखना है, नॉलेज के साथ साथ राइटिंग स्किल भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए और टाइम ड्यूरेशन भी चाहिए, और ये एक सबसे डिफिकल्ट उनके लिए माना जाता है। तो मैं आपसे, क्योंकि अब आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आपसे जानना चाहूंगा कि जो मेंस वाला पार्ट है उसके लिए स्टूडेंट कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे। सर जब आप ऑफिसर रैंक के लिए जाओगे, हाँ जी, तो आपको लिखना तो आने चाहिए, नोटिंग्स भी लिखोगे, आपको मीटिंग्स में भी जाना है, आपको खुद ही ब्रीफिंग करनी होती है, एवरीथिंग। तो इसलिए मेंस का पार्ट अब इंक्लूड कर दिया है ओके, जो मुझे लगता है हरियाणा ले रहा है, एसेंशियल है वो। राइट। तो कि भाई आपको आना चाहिए। जब आप लिखना ही नहीं आ पाओगे तो सर आप आगे जाके सर्विस में कैसे करोगे? तो इसी कारण सर वो है सारी चीजें। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड रहा कि स्टूडेंट उसकी तैयारी कैसे करे, क्वेश्चन ये था। सर तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो जब वो प्री की तैयारी करें, हाँ तो जी, उस टाइम पे एक बार अच्छे से 2-3 टाइम्स वो गो थ्रू करें सिलेबस को। पहले टाइम जो रीडिंग करता है सर, इट टेक्स टाइम। आपको पहले रीडिंग में हमेशा टाइम लगता है, कोई भी किसी चीज को पढ़ता है। जब वो सेकंड टाइम उसको करेगा, वो उसको 50% पहले कर लेता है उसके हाफ एंड टाइम में। देन वो थर्ड टाइम करेगा तो वो उसका 50% लेस हो जाता है। तो वो एक्यूरेटली जो चीज अब पहले दिन 10 दिन में कर रहे हैं, फिर वो 5 दिन में, तो बाद में सर 2.5 डेज में हो जाती है। राइट। तो आप प्री में 2 टाइम्स 3 टाइम्स करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके पास 2 मंथ्स देते हैं सर कमीशन, कभी 3 मंथ्स देता है, वो टाइम हर एक का डिफरेंटली होता है। उसके अंदर आपको जैसे ही प्री आपने दिया, आपको वाइब्स आ जाती हैं कि भाई आपका हो सकता है, नहीं हो सकता। आप मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं सर, की आ जाती है भाई कैसे क्या रहेगा सब। देन सर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो। आपने जो नोट्स पढ़ रखे हैं उसको आप अपने लेवल पे, या आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप खुद उसी टॉपिक के रिगार्डिंग आप लिखना शुरू करो। पहले आप उसको रीड करो, और ऐसा ना करो कि भाई आप वही टॉपिक कर रहे हो और उसी टाइम लिख रहे हो, उसकी कोई आउटपुट नहीं सर। आप पहले गो थ्रू जाओ, जो आपने सुबह पढ़ा उसको शाम को लिखो, सो दैट आपको पता लग जाएगा भाई आपने उस टाइम तो पढ़ा था, ऐसा लग रहा था, सब याद है। जब आप अगली बार लिखोगे तो सर उसके अंदर आपको कीवर्ड्स, फिर उसको नेक्स्ट टाइम और एक बार लिखो की पॉइंट्स, सो दैट इज सफिशिएंट अच्छा फॉर द एग्जाम टू क्रैक। मतलब रेगुलर प्रैक्टिस राइटिंग की करनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा मेरे को ये बताइए, आप जैसे अभी 54 सीट्स एडवर्टाइज की थी हरियाणा ने, तो दैट मींस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 54 सीट्स, लेकिन 25 आप के बैच में जो अभी सिलेक्ट हुए हैं देयर 25। तो ये जो बाकी सीट्स बची हैं अंशुल, इनको कब हरियाणा फिलअप कर सकता है, या फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये सीट्स को एडवर्टाइज किया जाएगा? सर देखो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो मे भी होंगे फिलअप तो सर। अब उस चीज में
ऑब्वियसली हमें स्पेकुलेट तो नहीं कर सर, सकते। हाँ नहीं, इवन वी डोंट नो अबाउट दिस हाँ सर, जी। ये तो हम्म, हायर अथॉरिटीज के डिसीजन हाँ जी, होते हैं हाँ जी। कैसे क्या रहेंगे चीजें। हम्म, तो बट होंगी सोनर और लेटर तो करेंगे सर, क्योंकि चाहिए, हाँ जी, वैकेंसीज रिक्वायरमेंट हैं है, तो हाँ हर जी। जगह। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ज्वाइन कर चुके हैं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये बताइए कि जॉब प्रोफाइल किस तरह का होता है, जो भी आपको नॉलेज है, एज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर क्या करना होता है इवेंचुअली? सर अभी इट्स टू अर्ली टू से, यस। बीइंग इन अ फील्ड जाके ही मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्या होगा। अदरवाइज यही रहता है सर हमारा कि हमें कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन का इश्यूज है उसको बेटर वे में डील करना, कि कैसे ना कैसे उसे अबेटमेंट करें, कम करें, एनवायरनमेंट को क्लीन एंड एवरीथिंग। तो सर वही रहेगा। अभी तो सर्विस में जब जाएंगे तो Okay. सर उसके बाद ही पता चलेगा। ऑब्वियसली, सो यू आर गोइंग, सो अंशुल, आपने मोर और लेस सारे जो मेरे पॉइंट्स थे, वी हैव डिस्कस्ड वेरी मेटिकुलसली दैट। कोई भी मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपको सुन रहे हैं? सर मेरा मैसेज यही रहेगा सभी स्टूडेंट्स को कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप डेडिकेटेडली उसके लिए डिवोट करो कुछ घंटे अपने शेड्यूल में से, सो यू विल डेफिनेटली क्रैक। और आपके माइंड से ये फियर नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कहीं रुक जाऊंगा या लिखने से। और एक आपकी मेन बात है, लिखने से नहीं डरना किसी ने भी, और हर चीज क्रैकेबल है, हर कोई सिलेक्ट होके आता है, तो इट्स इजी। और बी पॉजिटिव इन लाइफ, तभी होएगा। हमें भी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि क्या पता होगा नहीं होगा, बट हम भी पॉजिटिव रहा एटीट्यूड, तो इसी कारण मैंने पॉजिटिव रखा एटीट्यूड। तो सर wonderful. So friends, all of you, just you were listening Anshul Shiokand, and अंशुल एक बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एक हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया में, एंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर्स इन्होंने किया, और ये जूनियर इंजीनियर रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, असिस्टेंट इंजीनियर इन्होंने काम किया, वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। एंड एटीट्यूड, जो हम कई बार सुनते हैं ना कि एटीट्यूड डिसाइड्स द अल्टीट्यूड इन लाइफ, आप लाइफ में कितना ऊपर जाएंगे वो आपका एप्टीट्यूड नहीं, वो एटीट्यूड डिसाइड करता है। एंड इफ एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर देयर, देन इट इज वंडरफुल। एंड अंशुल, यू हैव प्रूव्ड दैट, एंड आई एम थैंकफुल टू यू वंस अगेन, आपने टाइम दिया, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। थैंक यू। थैंक यू।